जय हिंद। देखिए, इस बार के जो बजट में क्या अच्छाई क्या खराबी है, इसके क्या आउटकम्स होंगे, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। इस बार का जो बजट है वो अन्य बजट से अलग इसलिए है कि इस बार डिजिटल वे में बजट को प्रस्तुत किया गया था। वो एक टैबलेट के थ्रू निर्मला सीतारमण जी ने बजट को प्रस्तुत किया था। इस बजट में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। पहले हम अच्छे चीज़ों को देख लेते हैं, फिर क्या क्या गलत था उसको देख लेंगे, फिर क्या महंगा होगा, क्या घाटा होगा, आगे इसमें क्या चीज़ सुधार हो सकते हैं उसको देखते हैं। देखिए, हेल्थ केयर में इस बार बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है क्योंकि कोरोना ने हेल्थ केयर सेक्टर को थोड़ा सा ज़्यादा बूस्ट किया था। मतलब उसमें सुधार लाने के लिए उसने क्या किया, एक नई प्रेरणा दिया। इस वजह से सरकार ने 2,20,000 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर में दिया। लेकिन ये हर साल देने वाले नहीं है क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कोविड वैक्सीन के लिए खर्च हो जाएंगे। लेकिन फिर भी सरकार ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है हेल्थ सेक्टर को। सरकार ने स्टार्टअप यानी नई कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए भी कई सारी योजनाएं बनाया है और कही है कि सरकार PLI स्कीम को लेकर आई है। PLI का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। मतलब आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जितना ज़्यादा विदेश में निर्यात करेंगे, आपको सरकार उतना ज़्यादा छूट देगी। इससे क्या होगा कि नई नई स्टार्टअप कंपनियां होंगी और इन स्टार्टअप कंपनियों को टैक्स हॉलीडे में भी बढ़ावा दिया जाएगा। टैक्स हॉलीडे क्या होता है, कोई नई कंपनी जब खुलती है तो उसको शुरुआत में 2 से 3 साल एक टाइम दे दिया जाता है कि इस दौरान आपको एक भी रुपये टैक्स नहीं देना है। तो इस समय को हम लोग कहते हैं टैक्स हॉलीडे। इससे स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। भारत सरकार ने सूती वस्त्र उद्योग अर्थात कपड़ा उद्योग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया है क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहीं रोजगार है तो वो कृषि और सूती वस्त्र उद्योग में। लेकिन ये असंगठित है। असंगठित उसे कहते हैं जिसके काम करने का टाइमिंग फिक्स ना हो, सैलरी फिक्स ना हो, छुट्टी फिक्स ना हो। हालांकि संगठित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार लगभग 16 लाख लोगों को रोजगार रेलवे ने दिया है। लेकिन रेलवे एक संगठित क्षेत्र है, उसमें टाइमिंग फिक्स है कि आपको इतने बजे ड्यूटी पे आना है, आपकी सैलरी इतनी दी जाएगी, ये दिन आपकी छुट्टी के लिए होगा, यहाँ आपकी सैलरी, मतलब हर चीज़ वहाँ फिक्स है। तो जो फिक्स होता है उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं, जो फिक्स नहीं होता है उसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं। तो कपड़ा एवं कृषि उद्योग असंगठित क्षेत्र है। इसमें काफी ज्यादा लोगों को कपड़ा उद्योग में रोजगार मिला, इसलिए इसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया। साथ ही सरकार ने 2 लाख कंपनियों को MSME का दर्जा दे दिया। MSME ऐसी कंपनियों को बोलते हैं, इसमें 3 श्रेणी की कंपनी आती है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम। ये जो जिस कंपनियों को MSME का दर्जा मिल जाता है उन्हें सरकार से कुछ छूट मिल जाती है, टैक्स में छूट मिल जाती है, पेपर वर्क नहीं करना रहता है, थोड़ी बहुत मतलब बहुत सारे उनको स्कीम का फायदा मिल जाता है। इस MSME में 2 लाख नई कंपनियों को शामिल करने से स्टार्टअप बढ़ेगा और नए नए लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की सीमा 74% कर दिया। हालांकि वो बात अलग है कि जब गवर्नमेंट थे तो खुद मोदी जी FDI के विरोध में थे। हालांकि खुद RSS के संगठन भी इस FDI के विरोध में, उन्होंने भी कहा है कि भाई इसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। हालांकि ये गलत नहीं है, FDI जरूरी है किसी भी देश के लिए। चाइना भी इतना डेवलप हुआ क्योंकि पूरी दुनिया से FDI चाइना में चला आया था। तो FDI गलत नहीं है, इससे इंश्योरेंस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और इससे कि नए नए रोजगार भी मिलेंगे। भारत सरकार बैंकों पे बढ़ रहे बोझ को ध्यान रखते हुए और NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA उसे कहते हैं कि जो बैंक ने जिस व्यक्ति को कर्जा दिया और वो व्यक्ति या तो कर्जा चुकाने से पहले भाग गया या सरेंडर कर गया, भैया हमको फांसी दे दो, कुछ भी कर दो, हम ये कर्जा नहीं चुका पाएंगे, तो बैंक का तो वो पैसा फंस गया ना। बैंक जो हमें लोन देती है वो अमीर लोगों का पैसा होता है, तो अमीर का जो पैसा होता है वही लोन के रूप में जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अमीर को नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसको भी ध्यान रखना है। जितने ज़्यादा बैंक में पैसे रखेंगे, जितने ज़्यादा उतना ही बैंक क्या कर सकती है, क्रेडिट यानी लोन दे सकती है और लोगों को नए नए उद्योग खोलने में आसानी होगी। लेकिन इसमें होता क्या था कि लोग पैसे लेके भाग जाते थे। तो जब तक लोग 50-60 करोड़ लेके नहीं भागते थे, सरकार उनके पीछे बहुत जबरदस्त तरीके से बैन नहीं लगाती थी, उनका पासपोर्ट वगैरह नहीं सीज करती थी। लेकिन इस बार के बजट में कह दिया गया अगर आप 20 लाख से ज़्यादा का लोन लेके फरार हैं तो आप पे बहुत ज़्यादा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए के लिए एक अलग से फंड बना दिया है कि मान के चलिए किसी बैंक का पैसा डूब रहा है, अब भाई वो बैंक बंद ना हो इसलिए इसमें से उसे कुछ पैसे दे दिए जाएगा कि भाई तुम जल्दी जल्दी ये पैसा लो, रिकवरी करा लो। साथ ही ये कहा गया है कि जो लोग बैंक में पैसा रखने से घबरा रहे थे, डर रहे थे कि भैया बैंक बंद हो जाएगा, RBI नियम लगा दिए एक दिन में 5,000 से ज़्यादा नहीं निकालना है, तो वो लोग फंस जाएंगे। ऐसे कई बैंक हुए थे, महाराष्ट्र में आपने सुना होगा बैंक वगैरह के बारे में, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत आई थी। इसलिए सरकार ने कहा है कि अब आपको एक थ्रेशोल्ड फिक्स कर दिया जाता है कि अगर कोई भी बैंक डूबता है तो कम से कम तो आप उसमें से 5 लाख रुपए निकाल ही लेंगे। पहले क्या था कि मान के चलिए मेरे बैंक अकाउंट में 7 लाख रुपए थे, अब इस 7 लाख रुपए में बैंक डूबा तो बैंक मॉनिटोरियम लगा देते थे कि भैया 25,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हो, 1 लाख से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हो। अब कह दिया कि नहीं भैया कम से कम तो 5 लाख आपको दे ही देंगे।
बचा 2 लाख रुपए। अब इसकी रिकवरी आपको सरकार करेगी, लेकिन ये तत्काल नहीं करेगी, 6-7 महीना साल भर का समय लेगी। तो सरकार की ये एक स्टेप अच्छा है, इससे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि कम से कम जो मीडियम कैटेगरी के लोग हैं वो लोग भी कहेंगे कि भैया चलो रख देते, कम से कम 5 लाख रुपए तो मेरा सेफ है, बाकी का भी सेफ है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टाइम पे जाने के बाद वो उनको रिटर्न मिलेगा। सरकार ने 2 बैंकों को मर्ज करने की बात कहा है। अब भैया ये कौन से बैंक होंगे, इसके बारे में सरकार ने कोई खुलासा नहीं किया है। इस बजट में एनआरआई को भी ध्यान में रखा गया है। एनआरआई वो लोग होते हैं जो विदेश में रह के काम करते हैं। भारत के लगभग 55 से 60 लाख लोग एनआरआई हैं जो अमेरिका, गल्फ कंट्री, सऊदी अरब वगैरह में काम करते हैं। उन लोगों को कहा गया है कि आप भारत में भी आके सिंगल पर्सन कंपनी खोल सकते हैं। देखिए, 1 पर्सन कंपनी जो ओपीसी होती है, ये ऐसी कंपनी होती है जिसमें एक सिंगल मालिक रहता है, बाकी सब लोगों को वो स्टाफ हायर करके रख सकता है। इससे के लिए क्या है, ये अच्छे होते हैं। इससे क्या है कि नए नए स्टार्टअप खुल सकते हैं। अगर आपको कंपनी खोलना है तो भैया एक बोर्ड मेंबर बनाओ, ये सीईओ होंगे, ये डायरेक्टर होंगे, ये होंगे, दुनिया भर का तामझाम होता है। जबकि अगर आप सिंगल 1 पर्सन कंपनी या सिंगल पर्सन कंपनी का तो कोई दिक्कत नहीं, आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, बाकी लोगों को सैलरी पे रख लीजिए, आपकी ये सैलरी, आपकी ये सैलरी। इससे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी खुलेंगी। और जो भारत में एनआरआई लोग हैं जो विदेशों में है, वो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। उससे बेहतर होगा कि मान के चलिए कोई दुबई में ड्यूटी कर रहा है, काम कर रहा है, तो दुबई से वो भारत में आ जाएगा, सिंगल मैन कंपनी खोल के चला जाएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा के सिंगल मैन कंपनी यहाँ अपने स्टाफ को हायर करके दे देगा। वो यूएई में भी कमा रहे हैं, उसकी कंपनी यहाँ भी वर्क कर रही है, प्रॉफिट होगा तो उसको भी फायदा होगा, सरकार को टैक्स मिलेगा और रोजगार भी मिलेगा। सरकार ने जिस तरह से टेलीकॉम कंपनी, हमें एयरटेल पसंद नहीं आएगा तो हम जियो ले लेंगे, जियो नहीं पसंद आया वोडाफोन लेंगे, जो मन हम स्विच कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में एक समस्या ये थी कि हम जिस शहर में रहते थे उस शहर में बिजली वितरण की एक ही कंपनी अवेलेबल रहती थी। इस वजह से वो मनमानी करते थे। कभी बिजली बिल किसी का 10,000, लॉकडाउन में सोच रहा हमारा बिजली बिल 1,60,000 रुपया आया है। अब सोचो ना भैया, मार्च से लेकर जनवरी तक हमारी कोचिंग में एक बल्ब नहीं जला है, 1,60,000 रुपया बिजली बिल दे दिया और काट दिया, जमा करिएगा तब देंगे। मनमानी ना होता है ये लोग का। वो लोग कह रहे हैं हाँ खूब से खूब क्या कर सकते हैं, हम इंस्टॉलमेंट कर देंगे, आप 50-50 हज़ार करके 3 बार में दे दीजिए। ये मनमानी है। तो ऐसे बिजली बिल अगर मनमानी करती है तो सरकार कह देगी कि अब एक शहर में हम कई तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को डाल देंगे। अब अलग अलग प्राइवेट कंपनियां भी आएंगी, आपको वो कहेगी भैया हमारे बिजली बिल ले लो, हम 6 रुपया यूनिट देंगे, कोई कहेगा हम 5.5 रुपया यूनिट देंगे। किसी की सर्विस अच्छी, कोई कहेगा रात 2 बजे आइए हम बना देंगे आपको। तो अब आपको आने ये सुविधा आपको तुरंत नहीं मिलेगी। हाँ, आने वाले 2-3 साल में आपको ये देखने को मिलेगा कि आप जब बिजली लेने जाएंगे, जिस तरह सिम खरीदने जाते हैं उस तरह से आपको बिजली वितरण की कंपनियां भी देखने को मिलेगी, जिससे कि साफ सुथरी नीति आएगी और बिजली चोरी भी बच जाएगी। सरकार ने सीनियर सिटीजन जो 75 साल से ज्यादा के एज के हैं उनको कहा है कि भाई साहब अगर आपको पेंशन मिल रहा है, ये सब चीजों पर ITR नहीं लगेगा। और देखिए इनकम टैक्स रिटर्न नहीं लगेगा, मतलब आपको वो जो बैंक वाले हैं वो खुद ही मतलब इनकम टैक्स काट के ही आपको पैसे देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब थोड़ा सा रिलीफ है, ये बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है। लेकिन इन लोग को एक चीज का हाँ फायदा है कि इन लोग को CA का चक्कर बार बार नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ITR फाइल करने में ना CA को हायर करना पड़ता है, फिर एक वो भी लोग सैलरी लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि सरकार को इनकम कहाँ से आ रहा है और एक्सपेंडिचर यानी खर्च कहाँ है। तो इनकम में अगर हम ध्यान देंगे तो हमको सबसे ज्यादा इनकम होता है विदेश से ऋण लेकर। अब ये संस्थागत ऋण ले सकते हैं, जैसे मान के चलिए हम WTO से ले सकते हैं या वर्ल्ड बैंक से ले सकते हैं, IMF से ले सकते हैं, अलग अलग बैंकों से हम लोग एशियाई डेवलपमेंट बैंक से ले सकते हैं। तो जहाँ जहाँ अलग अलग बैंकों से ऋण लिए हैं, हम लोग जापान से भी ऋण लेके रखे हैं, अमेरिका से ऋण लेके रखे हैं। तो ये ऋण लेने से भी हमें सबसे ज्यादा इनकम होता है 36%, हमारे टोटल इनकम का 36% होता है। तो इतना याद रखिएगा, अगर हम सबसे ज्यादा कर्जा ले रहे हैं ना तो सबसे ज्यादा खर्च होगा ब्याज में। देखिए ऋण का ब्याज भरने में सबसे ज्यादा होता है, तो यहाँ होता है। फिर GST में 15% होता है। इनका इस बार GST थोड़ा ज्यादा ही भरा गया, इसका एक रीजन भी है। सरकार को ऐसा लग रहा है बार बार GST ऐसा होगा, इसके भी देखिए लॉकडाउन जब हुआ तो हर चीज ऑनलाइन हो गई। ऑनलाइन में GST से भाग ही नहीं सकते। 1 रुपया का भी ऑनलाइन सेल कीजिएगा तो आपको GST लेना ही पड़ेगा। इस वजह से भी ये दिखा गया। हालांकि टैक्स ज्यादा कलेक्शन होना देश के लिए अच्छी बात है, ताकि सरकार अच्छे से काम कर सकते हैं। इनकम टैक्स 14% है और कॉर्पोरेशन टैक्स यानी निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स उस टैक्स को कहते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों पे लगता है। टाटा, बिरला, महिंद्रा, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों पे कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है वहाँ पे। अभी नहीं कि किसी का खैनी की दुकान है, खैनी बेच रहा है, दिन भर में बेचा 60 रुपया का, उस पर कॉर्पोरेशन टैक्स ठोक दीजिए, उस पर नहीं लगता, बड़ी बड़ी कंपनियों पे लगता है यहाँ पे। तो ये 4 स्लैब आप याद रखेंगे कि सरकार के आय का मुख्य स्रोत ये है।
अब सरकार का खर्च देखते हैं, एक्सपेंडिचर क्या चीज़ है। सबसे ज़्यादा खर्च जो होता है सरकार को ऋण देने में, ऋण के बदले ब्याज चुकाने में इस सरकार का, हमारे देश का 20% पैसा इसमें खर्च हो जाता है। बाकी स्टेट को 16% डिसाइड में चला जाता है। हर स्टेट को उसके टोटल टैक्स कलेक्शन का 42% लौटाना होता है। तो जो केंद्र सरकार देखेंगे ना, यूपी को, बिहार को दे दी 2 लाख करोड़, उनको 3 लाख करोड़ ऐसे देती है, तो टोटल खर्च का राज्यों को 16% चला जाता है। और उसके बाद केंद्र सरकार योजना चलाती है, कभी किसान, प्रधानमंत्री किसान योजना, कई योजना, दुनिया भर की सरकार के 100-150 योजनाएं चल रही हैं, तो उन योजनाओं पे ये खर्च होता है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, सरकार का इस बजट में सबसे बड़ा फोकस रहा कि सरकार अपना खर्च बढ़ाना चाहती है। वो जानती है ज्यादा से ज्यादा खर्च करेंगे तो देश संपन्न हो जाएगा, इसलिए सरकार ने 40 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बना दिया। आप कहेंगे कि खर्चा करने से ऐसे कैसे बढ़ेगा, तो देखिए, मान के चलिए हमारा परिवार है, 10 लोग इस परिवार में है, हम इस परिवार के मुखिया हैं, हम सोच लेंगे कि हम पैसे खर्चा नहीं करेंगे, तो क्या मेरा परिवार कभी खुश रहेगा? नहीं, उसको जरूरत है किसी चीज का। और अगर हम दिल खोल के पैसा खर्च करेंगे तो मेरा परिवार भी खुश रहेगा। तो सरकार भी जब दिल खोल के पैसा खर्च करती है तो लोगों को रोजगार मिलता है, नई नई सड़कें बनती है, मेट्रो बनती है, स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, बहुत सारी चीजें बनती है। तो सरकार को खर्च करना जरूरी है, लेकिन भैया जरूरी है कि सरकार के पास पैसा भी आए। तो जब देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार खर्च करेगी तो पैसा नहीं आएगा, सरकार खर्च करेगी तो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, लोगों का इनकम बढ़ेगा, तो बदले में वो लोग भी तो जीएसटी देंगे, इनकम टैक्स देंगे, कारपोरेशन टैक्स देंगे। तो लेकिन शुरुआत में खर्च करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो इस बार का ये एग्जाम के लिए याद रखेंगे, 40 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। अब एक चीज होता है प्राइवेटाइजेशन और दूसरा होता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो सरकार ज्यादातर चीजों को डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। डिसइन्वेस्टमेंट एक अलग चीज होता है, सरकार अपनी कुछ जिम्मेदारियों को प्राइवेट को दे देती है। जैसे मान के चलिए हमारा ये कोचिंग है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हमको हर चीज देखना पड़ता है, ऑफिस में क्या इंक्वायरी आ रही है, टेक्निकल टीम क्या चीज है, ऑनलाइन टीम क्या है, ऑफिस में ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, फिर उस पर सिक्योरिटी है। तो हम लोग भी क्या करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट टाइप का एक काम कर देते हैं। कॉलिंग टीम किसी को हायर किए, भाई साहब देखो ये चीज़ तुमको कॉलिंग पे बताना है, तुम उन्हें बता देना, हम तुमको, ये कंपनी है, हम तुमको इसके बदले इतने पैसे दे देंगे। सिक्योरिटी वाला किसी कंपनी को हायर कर लिए कि भैया हमको यहाँ पे सिक्योरिटी दे देना, 4-5 स्टाफ दे देना। तो सरकार भी क्या करना चाहती है, अपने ज़्यादा से चीज़ों को वो डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है कि जिस चीज़ को गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रही है ना, उसको वो निजी हाथों को सौंप दे रही है और इसके बदले में कुछ पैसे भी लेगी, भाई तुम इसका यूज करो यहाँ पर। अब इसमें कई चीज़ों का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है, जैसे रेलवे की फालतू पड़ी जमीन। अब आप भी के गाँव से भी अगर ट्रेन गुजरती होगी तो देखते होंगे रेलवे के पास इतनी जमीन है कि ससुरा 5 गो रेलवे लाइन उसमें बिछा देगा। तो सरकार प्लान बनाई है कि जो खाली जमीन है उसे लीज पर दे दिया जाए ताकि उससे कुछ किराया आ सके। और रेलवे के जितने भी स्पेयर पार्ट है जो कचड़े हो चुके हैं, वो खामखा एक जमीन घेरे हुए हैं, सड़ रहे हैं, उससे अच्छा इसको हम लोग क्या करेंगे, किसी कंपनी को बेच देंगे, वो गला के उसका ट्रक बनाए, कुछ भी बनाए। रेलवे के सामान को दूसरा आदमी बेच भी नहीं सकता, उसको खरीदना बेचना एक तरह का गुनाह है, ये सरकार ही कर सकती है। विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब तो समझ ही गए, अपनी हिस्सेदारी को बेचना। तो सरकार LIC के भी अपनी हिस्सेदारी को बेचेगी, कहेगी भाई साहब देखो LIC है, हमको तुम दे दो 10,000 करोड़ दे दो, LIC का इससे इतनी हिस्सेदारी ले लो। तो इसमें सरकार को क्या होगा कि कुछ हिस्सेदारी दे देगी, तो जो हिस्सेदारी खरीदता है भैया, उससे जब हिस्सेदारी खरीदेगा तो सरकार के पास भी तो पैसे आएंगे, वो भी कुछ काम करेगा। इसी के तहत इसको एयर इंडिया को भी प्राइवेट किया जाएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा 90% उम्मीद है कि एयर इंडिया को टाटा खरीद लेगी, हालांकि क्योंकि एयर इंडिया की शुरुआत जमशेद जी टाटा के समय पे ही हुई थी। तो ये टाटा के लिए एक समझ जाइए तो एक तो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि उसी के खानदान ने एयर इंडिया चालू किया था और दोबारा उन्होंने ही उसे खरीद रहे हैं। कौन जो कंटेनर को ले जाती है, इसको तो प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू सरकार इसको भी अपने दिमाग से हटाएगी कि भैया ये सब काम तुम ही करो। यहाँ भारत सरकार का BPCL जो है बहुत ज्यादा फायदे में चल रहा है। भारत सरकार को पता है कि अगर हम इसकी कुछ हिस्सेदारी बेचेंगे तो हमको बहुत ज्यादा पैसे आएंगे, क्योंकि सरकार जो है वो 40 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, जबकि कोविड-19 की वजह से सरकार का हाथ खाली है, GDP नीचे गया था, तो पैसा लाएंगे कहाँ से, छाप देंगे, बेवकूफ़ थोड़ी है सरकार, वेनेजुएला की तरह है का नोट छाप के बर्बाद करेंगे। हम एक वीडियो बनाए थे कि दुनिया का सबसे बेवकूफ़ वित्त मंत्री होगा जो नोट छाप के गरीबी दूर करेगा, हो ही नहीं सकता और महंगाई बढ़ जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, मन करेगा तो देख लीजिएगा उसको। तो सरकार को पता है कि भैया हम खाली कबाड़ चीज़ बेचेंगे तो हमारे पास पैसे नहीं आएंगे, तो BPCL को सरकार की इसमें से कुछ हिस्सेदारी बेच देगी, जिससे कि सरकार के पास बहुत पैसा आ सके और वो खरीद सके। स्टील कारखानों को, रेलवे का जो DFC है, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर,
वो वाली रेलवे लाइन को भी सरकार उसे प्राइवेटाइजेशन करेगी, ट्रांसमिशन लाइन को प्राइवेटाइजेशन करेगी। इससे एक और फायदा होगा भाई साहब कि जो ट्रांसमिशन लाइन है इसका रख रखाव सरकारी कंपनी अच्छे से नहीं कर पाती थी सर, तो प्राइवेट कंपनियां रहेंगी तो उसमें और अच्छा रहेगा कि भाई आप लोग अपना अपना ट्रांसमिशन लाइन को देखते चलिए। इस डिसइन्वेस्टमेंट के तहत एक और चीज़ है कि इससे जो पैसे आएंगे उससे सरकार इन्वेस्ट करेगी और उससे भारत सरकार के छोटे छोटे शहरों में जहाँ जाम लगना एक आम समस्या है, किसी भी शहर का विकास तभी होगा जब आप वहाँ सुगमता से जा सकते हैं। नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, यहाँ 10 किलोमीटर जाने का मतलब 10 मिनट बहुत हो जाता है। यहाँ नोएडा, यहाँ वाले एरिया में मेट्रो है, चौड़ी सड़कें। थोड़ा पटना में आके चलिए ना, 10 मिनट में 2-2 घंटा लग सकता है। पटना में 10 किलोमीटर में आपको 2 घंटे लग सकते हैं। पटना के इस शहर से उस शहर जाना, इस कोना से उस कोना, 2-3 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए सरकार को पता है कि हमें मेट्रो चलाना है, बट मेट्रो पे खर्च ज़्यादा आएगा, इसलिए लाइट मेट्रो चलाया जाएगा जिसकी सुविधाएं मेट्रो की तरह होती है लेकिन खर्च बहुत कम आते हैं। और सरकार ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि विद्युत रेलवे को अगले साल तक 100% इलेक्ट्रीफाई करेंगे। इससे 3-4 फायदा होगा। हमें अरब देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है पेट्रोल के लिए, पेट्रोल का डिपेंडेंसी घट जाएगी जिससे हमारे ऊपर पॉलिटिकल दबाव घटेगा, उन्हें पैसे देना पड़ता है वो घटेगा। 12,000 करोड़ को फायदा होगा रेलवे अगर विद्युतीकरण हो जाए तब, और इससे सबसे बड़ा पर्यावरण को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सरकार ने सबसे ज़्यादा अगर कहीं काम किया तो भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर पे जबरदस्त काम किया है, और ये रोड ट्रांसपोर्टेशन में, हाईवेज वगैरह में इतना बेहतरीन सरकार ने काम किया है। 85-100 किलोमीटर का नया एक्सप्रेसवे हाईवे वगैरह को बनाया जाएगा, और पर डे सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वो 22 किलोमीटर सड़क बनाएगी। अब मोदी जी के मंत्रिमंडल में हमको सबसे ज़्यादा अगर कोई काम करते हुए दिखते हैं तो भाई हम नितिन गडकरी इतना बेहतरीन काम करते हैं, मतलब पर्सनली हम इनके बहुत वाले फ़ैन हैं, क्योंकि ये कभी बहसबाजी या उस तरह का भाषणवार नहीं काम करते, एकदम बेहतरीन ढंग से काम करते हैं। और रोड ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी वगैरह में मामले में ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि भारत में एक्सप्रेसवे का एक चलन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सरकार की प्लानिंग है कि नई गैस पाइपलाइन को बिछाई जाएगी, जिससे कि क्या है कि लोगों को डायरेक्ट घरों में गैस पाइपलाइन के कनेक्शन दे दिए जाएंगे, इससे कि उनको बार बार सिलेंडर लेके घूमना ना पड़े। लेकिन सरकार इतना काम करने के लिए सोच रही है, ये सब का पैसा आएगा कहाँ से? तो सरकार एक नई फंड बनाएगी, एक संस्था बनाएगी फाइनेंस डेवलपमेंट के नाम से। उसके पास बहुत सारे पैसे सरकार ऐसे भर देगी और उससे कहेगी तुमको ये काम में पैसा देना है, तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? तो उसको सरकार जो है अपने पास से 20,000 करोड़ रुपए देगी और बाकी के 5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट के थ्रू उसमें कराएगी। अब सड़क बनाने का पैसा वही दे देगी, जो काम अटका हुआ है उसमें वहां से पैसा दे देगी, जिससे कि जो भी काम अटक गए हैं वो द्रुत गति से चालू हो सके। स्क्रैप गाड़ियों के लिए नई योजना लाया गया है कि जितने प्राइवेट गाड़ियां हैं जो पर्सनल यूज के लिए, अगर वो 20 साल से ज्यादा पुराने हैं तो सरकार उन्हें हटा देगी। कमर्शियल गाड़ियां, लोडेड गाड़ियां, ट्रक वगैरह 15 साल से पुराने हैं तो आपको उसे हटा दिया जाएगा, स्क्रैप पार्ट में उसे तूर तार के बेच दिया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि अकेले 2021 में सड़कों पे से 1.5 करोड़ गाड़ियां गायब हो जाएंगी। ये वो गाड़ियां हैं जो 15 साल से ज्यादा पुरानी है या 15 से 20 साल की पुरानी है। ये प्रदूषण बहुत भयानक करती है। अब जो लोग ये 1.5 लाख गाड़ियां जब ये निकलेंगी तो इनको जब कूच दिया जाएगा, तो जब इनको कूच काच के गिराया जाएगा तो इससे जो गाड़ियों का जो मेटल कॉस्ट आता है, स्टील आती है, वो 30% सस्ता होगा। तो 30% सस्ता होने की वजह से कार का रेट घटेगा। अब मार्केट से जब इतनी कार हट जाएंगी तो ऑलरेडी डिमांड बढ़ेगा और 30% सस्ता होने से मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ जाएगा, तो जिस वजह से भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और ऑटोमोबाइल सेक्टर में रोजगार लोगों को बहुत ज़्यादा मिलते हैं और इससे प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। सरकार ने तो घोषणा कर दिया कि भैया आपको गाड़ियों में एयर बैग लगाने ही पड़ेंगे, आगे के दोनों सीट पर कम से कम मैंडेटरी है। आपको कोई भी मॉडल लगाएंगे तो एयर बैग और एबीएस होना चाहिए। एबीएस आपके चक्के को फिसलने नहीं देता है। ये बेहतरीन सुविधा है, मतलब सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। सरकार कुछ चीज़ों पे सेस लगा दिए, सेस मतलब एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया गया और कुछ चीज़ों पे टैक्स को बढ़ा दिया गया, जिससे बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, जिसमें मोबाइल और उसके पार्ट्स, ऑटोमोबाइल उसके पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ जैसे वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी महंगी हो सकती है। सरकार ने एक जगह गलती ये किया है कि सोलर पैनल को उन्होंने एक्स्ट्रा टैक्स लगा के महंगा कर दिया है। ये गलत है, क्योंकि अभी दुनिया सोलर पैनल की ओर शिफ्ट की और ये वो नया टेक्नोलॉजी है। लोग अभी 100% उस पर बिलीव ही नहीं कर रहे हैं। उस पर टैक्स लगा के महंगा कर देंगे तो कोई उधर नहीं जाएगा, फिर वो ट्रेडिशनल बैटरी की ओर जाएंगे, जिससे पर्यावरण को भी कुछ खास लाभ नहीं होगा। तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि सोलर पैनल को कम से कम सस्ता किया जाए। सेब, दाल, कपास, ये सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। कपास के महंगा होने से आपको आने वाले वक्त में कपड़े थोड़ा महंगा हो जाएंगे। हालांकि सरकार ने यूरिया को भी महंगा कर दिया टैक्स लगा के, जो गलत किया है, क्योंकि किसान एक और तो परेशान है, उनको उनके लागत का पैसा नहीं मिल रहा है, उस पर से उनको यूरिया महंगा हो
हो जाएगा। यूरिया एक मुख्य रूप से खाद होता है। हालांकि सरकार ने इसमें एक और अच्छा काम किया था, यूरिया में नीम कोटेड यूरिया लगा दिया, जिससे कि इसका शराब और के निर्माण में काम ना आ सके। इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होता था कि सरकार जो यूरिया किसानों को देती थी वो सस्ता होता था, वो लोग वहाँ से उठा के शराब इत्यादि के काम में उस सब चीज़ों को लगा देते थे। तो नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग आप केवल खेत में कर सकते हैं। हालांकि यूरिया का दाम बढ़ाना उचित नहीं था। शराब का रेट बढ़ जाएगा, हालांकि ये बढ़ जाना भी चाहिए, क्योंकि भैया शराब पी, यहाँ शराब कोई एसेंशियल चीज़ थोड़ी है, शौखे पी रहे हैं लोग, ये महंगा हो जाए इसके लिए किसी को नहीं, और महंगा कर देना चाहिए इसको। और रही बात पेट्रोलियम की, तो पेट्रोल पर सरकार सेस लगाएगी, लेकिन सरकार का कहना है कि भाई बाकी चीज़ों पे टैक्स हम, मतलब पेट्रोल पे टैक्स को हम घटाएंगे, सेस बढ़ा देंगे। हालांकि ऐसा कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पेट्रोलियम का जो रेट हो गया अब पूरी तरह से कंपनियां ही डिसाइड कर रही हैं सर। तो पेट्रोलियम के दाम आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे आने वाले कुछ सालों में। सोना, चांदी, लेदर, कॉपर, ये सब चीज़ों को, जो मेटल्स हैं, इन सब चीज़ों का रेट को सरकार घटाएगी, क्योंकि इस पे से टैक्स घटेगा। ये टैक्स घटने से एक चीज़ फ़ायदा होगा कि इससे जो कंस्ट्रक्शन की चीज़ें हैं, जैसे घर वगैरह में लोहा वगैरह लगता है, तो शायद ये सब चीज़ों में कुछ कमी देखने को मिलेगी, जिससे कि अच्छा ये आम लोगों को फ़ायदा होगा। सबसे बेहतरीन जो काम किया गया है वो एक ई पोर्टल बना दिया गया। ई पोर्टल मतलब एक वेबसाइट बना दिया गया जहाँ मजदूर जाके खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जैसे आप समझिए, हम लोग के पास पहले बहुत सारे पुराने चीज़ें हो जाते थे, उन्हें बेचने के लिए हम दुकान भटकते थे। एक कंपनी आई जिसने एक ई पोर्टल बना दिया, नाम रख दिया OLX। पुराने चीज को उठा के बेच दो। हमारा मान के चलिए ये मोबाइल है, काफी पुराना है, हम कोई किसी दुकान पे जाएंगे, कहां कहां ढूंढेंगे, दिन भर में 10 दुकान जा सकते हैं। उससे अच्छा एक फोटो डालेंगे, OLX पे डाल देंगे, 1 घंटे के अंदर अंदर हमको कॉल आना चालू होंगे, 1 से 2 दिन में बिक जाएंगे। तो हमें जरूरत नहीं पड़ा। हमें क्यों ये फायदा हो गया? ये ऑनलाइन पोर्टल पे हमें दिल्ली जाना है, कौन सा होटल खाली होगा, क्या पता वहां जाएंगे तो होटल भर चुका हो, अच्छा होटल होगा या नहीं, चुपचाप ओयो कर लीजिए। रात में खाना नहीं है, ऑनलाइन पोर्टल जोमेटो से कर लीजिए, स्विगी से कर लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ सब। लेकिन ऐसी सुविधा किसी मजदूर के लिए था? कोई मजदूर अगर ओयो वाला कह सकता है, ऑनलाइन डाल देता है मेरे पास दो रूम खाली है, कोई ना कोई बुकिंग कर देता है। तो इस तरह से कोई कारपेंटर रहता, बढ़ई रहता, अपना लोकेशन डालता कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट में, इस एरिया में है, हम अभी खाली हैं, कोई बढ़ई हो जाएगा, मजदूर हो जाएगा, बिजली मिस्त्री होगा, इनके लिए जब ये पोर्टल बन जाएगा, अभी तो ये बनेगा, बनते बनते 4-5 साल लग जाएंगे अच्छे से काम करते, तो कोई भी बच्चे, ये बहुत बड़ा फायदा होगा। कोई भी डाल देगा, हाँ भैया हम क्या है कि लखनऊ में हम यहाँ पे हम खाली हैं, किसी को चाहिए तो बोल दो, वो ऑनलाइन ही उसको देख सकता है। ऐसी कई सारी कंपनियां कर रही हैं। तो ये सरकार मजदूरों के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है, क्योंकि कोरोना में जिस तरह से इन बेचारे मजदूरों का पलायन हुआ, पूरी दुनिया देखते रह गई। तो कम से कम ठोकर खा खा के तो हम लोग सीखे, लेकिन ये एक मजदूरों के लिए जीवन दान साबित होगा। सरकार ने जो सबसे घटिया काम किया वो शिक्षा को लेकर काम किया। भाई साहब, शिक्षा पे 18% GST, मतलब क्या, मतलब दिमाग नहीं बनता है आप लोग को। 18% GST इंटरटेनमेंट के सामानों पर, मेकअप के सामानों पर, ये सब पे, मोबाइल पर 18% GST है, और आप एजुकेशन पे भी 18% GST ठोक के रखे हो। और क्या सोच के पिछली साल के बजट में 99,000 करोड़ शिक्षा को दिया गया। हम लोग सोचे थे कि भैया इस बार शिक्षा को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, तो इस बार और घटा के 93,000 करोड़ कर दिया गया। ये तो कहीं से जस्टिफाई नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस दौरान में शिक्षा का बजट काटना चाहिए? हद है भाई साहब। हालांकि सरकार ने 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की बात कही है, लेकिन इतना कम बजट देना, वो भी भारत जैसे अल्प शिक्षित जगह को, जिसमें हम लोग कहते हैं कि सबको शिक्षा होना है, विश्व गुरु बनना है, तो भैया पैसा काट देंगे तो कहां से विश्व गुरु हो जाएंगे हम लोग व्हाट्सएप पे। सरकार ने पिछले साल कुंभ के लिए 2200 करोड़ रुपए दिए थे, और इस बार दिल्ली सरकार को 325 करोड़ रुपए दिए। दिल्ली सरकार का दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। और बांटिए, आप फ्री बांटिए। भाई मोदी जी को 325 करोड़ में देखिए क्या मिलने वाला है। तो भाई साहब ये तो गलत है भाई। दिल्ली को इतना कम पैसे नहीं देने चाहिए। दिल्ली बहुत बड़ा है, हम सबका दिल्ली है, मतलब ऐसा नहीं पूरा देश का, हम सबका पूरा देश है। बट दिल्ली एक ऐसा जगह है जहाँ सबको काम आते हैं। आप दिल्ली ऐसे देखेंगे, वहाँ हर जगह के लोग आएंगे, हर जगह वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर रहना जरूरी है। 325 करोड़ में क्या होगा? ये पुल नहीं बनेगा बढ़िया से 325 करोड़ में। इसका अब दिल्ली सरकार क्या करे? केंद्र सरकार के आगे तो कुछ नहीं कर सकती। एगो स्टेट भी तो नहीं है, वो तो यूनियन टेरिटरी है। चलिए आगे अब देखते हैं तो किसानों के लिए क्या हुआ। किसानों के लिए कुछ खास नहीं हुआ है, बस वैसे ऊपर के वादे किए गए हैं कि हम MSP के ये करेंगे, कुछ खास होने वाला नहीं है। किसानों के लिए कितना हो सकता है आप बस अंदाजा लगाइए इस बार से, कि आप गन्ने का जो एक जूस पीते हैं ना, गन्ने का 10-5 रुपए का मिलता होगा, लेकिन सरकार किसानों को गन्ना कितने रुपए में खरीदती है पता है? 3.5 रुपया प्रति केजी। ये रेट है भारत में गन्ना का। उसके बाद सुनिए, क्वेश्चन पूछता है कि खेत में सबसे ज्यादा समय तक कौन फसल रहती है, तो गन्ना रहता है। 10 महीने तक फसल रहती है। उसके बाद जब वो गन्ना काटता है ना ये किसान, और उसके बाद जब बेचता है, तो बिकने के बाद इन लोग को तुरंत पैसा नहीं मिलता है, 4-5 महीना बाद पैसा आता है चीनी मिल से। वो भी सोचिए यार क्या हाल हो गया है कि 3.5 रुपया किलो
लेकिन जनता को ये बात खराब ना लगे इसलिए इसे अलग ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। कहा जाता है कि भाई गन्ने का रेट क्या है, तो भाई 350 रुपये प्रति 100 kg प्रति क्विंटल मिलेगा। तो भैया बतिया तो बराबर है, दोनों बात तो बराबर है। 350 रुपये का मतलब कितना रुपये किलो हो गया? 3.5 रुपये किलो हो गया। अभी भाई किसान ये आंदोलन करके 3.5 रुपया लाए हैं, पहले 3 रुपया 30 पैसा बिकता था। 2018 में किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो इसे बढ़ाकर 3 रुपये 20 पैसे से बढ़ाकर 3 रुपया 50 पैसा किया गया है। और किसान सब क्या गलत, आप अपनी दुनिया भाई 3.5 रुपया किलो गन्ना, मतलब आपको लगता है बेचारा किसान 10 महीने खेत में लगाया है, क्या उसको बचेगा? डिफेंस सेक्टर में सरकार ने 4,80,000 करोड़ दिया। हालांकि इसका एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो पेंशन और सैलरी देने में ख़त्म हो जाता है। 50% ही शुद्ध रूप से सेना को बच पाता है। हालांकि सरकार ने अलग से मॉडर्नाइजेशन के लिए बजट बनाए हैं, लेकिन फिर भी जब हमें चीन को देखते हैं तो ये बजट बहुत ही बौना साबित हो जाता है। लेकिन फिर भी हमें सब कुछ देख के चलता है। पाकिस्तान के हिसाब से बजट सही है, बट चाइना की कंपेरिजन में बजट सही नहीं है। लेकिन फिर भी हमें और थोड़ा कर सकते थे डिफेंस के सेक्टर में, लेकिन कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था गिरी हुई थी। रेलवे के लिए 1,40,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। हालांकि रेलवे जो है DFCCL जब आ जाएगी तो कुछ प्रॉफिट में आएगी। बजट में चुनाव का खासा ध्यान रखा गया है। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव को ध्यान में रखते हुए यहाँ के लोगों के लिए लुभावने वादे किए गए हैं। ये परंपरा भारत में 1951 से ही चलती आ रही है। जब चुनाव है तो उधर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे दो, उस राज्य के मंत्रियों को थोड़ा सा ज्यादा समय दे दो। इस बजट में क्या नहीं किया गया, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई कदम नहीं बढ़ाए गए हैं। ट्रस्ट के टैक्स के अगर परसेंटेज घटा दिए गए रहते तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे देते। हमेशा यही देखा गया है कि टैक्स अगर कम रहता है तो लोग आराम से टैक्स देते हैं, चलो इतना जाओ। सरकार को अगर लगता है कि नहीं हम किसी से इनकम टैक्स 30% 40% वसूल लेंगे, तो भाई साहब आप अगर होशियार है ना तो हिंदुस्तान में एक से एक CA बैठे हैं, सब एक से एक कारपोरेट वकील बैठे हैं, सर 25 ठो दिमाग देते हैं सर कि सर ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे ऐसे टैक्स बचता है। आप सरकार को भी पता होगा, तो कोशिश करना चाहिए यहाँ पर। हालांकि सरकार ने टैक्स के स्लैब में चेंजिंग नहीं किया, हालांकि ये बहुत अच्छा चीज़ है। हर साल टैक्स के स्लैब में चेंज हो जाता था, जिस वजह से लोगों को दिमाग हायर मतलब परेशान हो जाता था इस साल का टैक्स स्लैब क्या चीज़ है। देखिए इस बार एक और चीज़ है, सरकार को कोशिश करना चाहिए कि जो नई नई कंपनी आई हैं वो रजिस्ट्रेशन करा ले। रजिस्ट्रेशन अगर कंपनी कराती हैं तो सरकार को उन्हें कुछ छूट देना चाहिए ताकि वो लोग रजिस्ट्रेशन करा ले। अगर रजिस्ट्रेशन करा लेगी तो वो टैक्स देगी, अगर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो टैक्स देने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये बजट जो था वो देश के लिए था और अच्छा भी है। ये सब लोग जानते हैं कि सरकार जब चुनाव जीत के आती है तो शुरुआत के 3 साल काफ़ी हार्ड डिसीजन लेती है, और 3 साल के बाद जो चौथा 5वां साल होता है उसमें जो बजट लाया जाता है वो लोगों के लिए लाया जाता है। तो एक्चुअली ये बजट देश को ध्यान में रख के था, नागरिकों को रखकर ध्यान में कतई नहीं था। इसलिए आप देखेंगे तो नागरिकों को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, और यही रूल चलता भी रहता है पूरी दुनिया में। यही चलता है जहाँ जहाँ लोकतंत्र की शुरुआत के 3 साल में कड़वी दवा खिला दो, लास्ट के 2 साल में मीठा मीठा खिला के अगली साल में चुनाव में हम लोग निकल जाएंगे। इसमें इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ेगा, बजट के बाद महंगाई थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। आप सभी लोगों का हाथ जोड़कर तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के सपोर्ट से आज हम लोग का चैनल 6 मिलियन 60 लाख का परिवार हो गया हम लोग का। अब 60 लाख के परिवार होने के बाद से बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ने लगती है, पता नहीं क्यों, मतलब एक जिम्मेदारी का आभास होने लगता है कि नहीं ऐसे बताना चाहिए। आप लोग का बहुत सपोर्ट रहा यहाँ तक पहुँचाने में, इतना जल्दी आप लोग का सपोर्ट रहा। हम इतना तो जब शुरू में यूट्यूब पे आते तो उम्मीद भी नहीं किए थे। फिर से आप सब लोग को हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। अब इस जब 6 मिलियन हुआ तो भाई देखिए स्टूडेंट लोग, आप लोग को हम क्या बताएं कि जो एटलस का बैच था ना, एटलस के बैच में एडमिशन मतलब एकदम ओवर है, इसमें हम लोग नहीं ले सकते। हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर्वर में जगह बच जाएगा तो आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री में एडमिशन क्लोज थे, बट बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट होने की वजह से और पटना ऑफलाइन में जगह ना होने की वजह से हिस्ट्री में एडमिशन आप लोग का खोला जाएगा, और बस मैं 2 से 3 घंटे के लिए एडमिशन इसमें अलाउ किया जाएगा आपका, और महज 1 से 1.5 लाख लड़कों का एडमिशन लेंगे, क्योंकि सर्वर इतना ज़्यादा क्रैश हो चुका है, मतलब इतना प्रॉब्लम है कि ज्योग्राफी का क्लास नहीं हो पा रहा है। और बायोलॉजी में इसमें एडमिशन चल सकता है, ये बायोलॉजी का क्लास मंगलवार से आएगा, तो इसमें आप लोग इनरोल हो सकते हैं। इसमें बस 1 से 1.5 लाख लड़के इसमें आएंगे, और ज्योग्राफी का क्लास को हम लोग सर्वर में जब जगह रहेगा तो हम आपको इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। समझ में आ गया? अब एप्लीकेशन पे देखेंगे तो 11 लाख स्टूडेंट हो चुके हैं सब, और गूगल एप्लीकेशन जो होता है प्ले स्टोर, वो हम लोग को मेल कर रहा है कि मतलब वहाँ पे लिखना चाहिए ना 1 मिलियन, वो लिखता है केवल 500K, मतलब 5 लाख प्लस। वो कहता है कि हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं, आपका इतना जल्दी कैसे बढ़ गया। तो भाई साहब आप लोग का, सबका, स्टूडेंट्स का, आप सब लोग का बहुत बहुत सहयोग रहता है जो आदमी यहाँ तक पहुँच गया। आप सब लोग को दिल से धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।